आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन हिंदी मीडियम का सेकंड लेक्चर आपके पास में लेकर के आ रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे कि मानव का नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, वृषण की संरचना वगैरह, इन सब के बारे में मैंने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। कुछ और क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके पास में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इधर हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, युग्मक जनन किसे कहते हैं, और युग्मक जनन का आपके पास में आगे लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझाइए। तो हमारा पहला जो अपने पास में पॉइंट दिखा हुआ है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, है ना। तो इसको अंग्रेजी भाषा में अपन क्या कहते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस, है ना, गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग अपने पास में क्या रह जाएगा यहाँ पे कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके पास में युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाएगी। और युग्मक जनन आपके पास में दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपके पास में स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एक होता है oogenesis, यानी कि एक अपने पास में जो आ रहा है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस आ जाएगा, और एक आ जाएगा अपने पास में क्या, oogenesis आ जाएगा, यानी कि अंड जनन। इसको अपन कहते हैं अंड जनन, इसको अपन कहते हैं क्या, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन जिसको अपन बोलते हैं। ये अपने पास में हमारा क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अगर अपन भेद देखें, डिफरेंस देखें, तो क्या रह सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रक्रिया है आपके पास में वो मेल्स में होगा, यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है, और अंड जनन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होगी आपके पास में, फीमेल में होगी। यानी कि ये होगा मेल में और ये होगा कहाँ पे आपके पास में, फीमेल में। यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन और अंडे के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसका जो प्रोसेस है आपके पास में, ये प्रोसेस मेल में कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के समय। प्यूबर्टी मतलब यौवन अवस्था आरंभ के समय पर यहाँ पे गैमीट बनने स्टार्ट होते हैं। यानी कि ये हो जाएगा कि प्यूबर्टी के टाइम पर आपके पास में क्या होगा, गैमीट बनना आपके पास में प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी वाला, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो नर में है वो जन्म के बाद प्रारंभ होती है, यौवन अवस्था के आरंभन पर, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और oogenesis की जो प्रोसेस है वो फीमेल में बिफोर बर्थ प्रारंभ हो जाती है, यानी कि आपके पास में जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है oogenesis की प्रोसेस फीमेल के अंदर। राइट, नाउ वेरी नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन की, तो आपके पास में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आपके पास में एक तरीके से सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलती रहेगी, लगातार मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। जबकि oogenesis जो होती है वो आपके पास में असतत प्रक्रिया होती है, यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी रुकती रुकती चलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो एक अवस्था आएगी शुक्राणु जनन के अंदर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, वो होती है आपके पास में ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि अवस्था। आज मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की वृद्धि अवस्था तो आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, जो वृद्धि अवस्था होती है ये नर के अंदर, यानी शुक्राणु जनन की क्रिया के अंदर सरल होती है एकदम, और कम समय की होती है। ठीक है, एकदम आसान होती है और कम समय की होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जटिलता नहीं होती है। जबकि फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ फेज जो होती है अंड जनन की प्रक्रिया में, वो आपके पास में कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जटिल होती है, और थोड़ा समय अवधि भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोन्स की बात करूं अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो हार्मोन में यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्मोन जो रिक्वायर्ड है आपके पास में जीएनआरएच तो रहता ही रहता है बेटा, जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन अच्छे खासे लेवल पे चाहिए, जिससे क्या हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो सुचारू रूप से चल सके। उसके अलावा एफएसएच चाहिए, एलएच चाहिए, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए, लुटेनाइजिंग हार्मोन चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहती है इसके अंदर आपके पास में, कुछ विटामिन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। पर हार्मोन में सबसे बड़ा जो अपने पास में खेला आ रहा है वो किसका है, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, और किसका आ रहा है आपके पास में, एलएच का और जीएनआरएच का। इसके अंदर आपके पास में ऑफ कोर्स जीएनआरएच तो चाहिए ही चाहिए, एलएच भी चाहिए, एफएसएच भी चाहिए, और साथ साथ में आपके पास में प्रोजेस्टेरॉन भी चाहिए, और आपके पास में क्या चाहिए, एस्ट्रोजन भी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये जो हार्मोन्स के नाम है वो आपको बोर्ड के स्तर के लेवल पे ही बता रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये कहानी रहेगी। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो अपने पास में आ रही है,
वो मेल्स में क्या होता है आपके पास में जीवन पर्यंत चल सकती है। यानी स्टार्ट कब हो रही है आपके पास में, प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रही है, और कब तक चल सकती है, टिल टू द लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल तक चल सकती है आपके पास में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ क्या हो रहा है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और एंड कब होता है आपके पास में, वो होता है मेनोपॉज के टाइम पे, यानी कि रजो निवृत्ति के टाइम पे, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट रुक जाता है उस समय पर आपके पास में क्या होगा, oogenesis का प्रोसेस भी रुक जाता है। तो नर के अंदर ये लंबे समय तक यानी पूरे जीवन पर्यंत चल सकता है, मादा के अंदर मेनोपॉज पे ये क्या हो जाएगा आपके पास में, स्टॉप हो जाएगा। किसका प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया। ठीक है, और मेनोपॉज मतलब जब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता है अराउंड 50 ईयर जो फीमेल की आयु होती है उस तक आपके पास में क्या होता है, मेनोपॉज लमसम रुक जाता है। आगे की क्लास में संभव है इसके अंदर। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो क्वेश्चन का मेरे पास में वो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझाइए। तो आपके पास में जो टॉपिक आ रहा है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताई कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कहिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को आप दो स्टेप में पढ़ेंगे तो ठीक रहता है बेटा। ठीक है, दो स्टेप में हमारे पास में एक जो स्टेप आता है वो होता है शुक्राणु पूर्विका का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या रहेगा आपके पास में, स्पर्मेटिड, यानी कि आपके पास में रहेगा किसका निर्माण रहेगा, शुक्राणु पूर्विका क्या रहेगा आपके पास में निर्माण। लास्ट लेक्चर में शुक्राणु पूर्वी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि जो आपके पास इमोटाइल फॉर्म है, नेचुरल शुक्राणु है, वो एक्चुअली में शुक्राणु पूर्वी है एक तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी चीज होती है आपके पास में यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये दो स्टेप में मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझाने वाला हूं। इसके आपके पास में तीन फेजेस आएगी इसमें। एक होगी जिसको हम कहेंगे वृद्धि अवस्था, दूसरी होगी पहली वाली अवस्था अपने पास कौन सी होगी, गुणन अवस्था। कौन सी आती है, गुणन अवस्था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड कौन सी आएगी, वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज। तीसरी कौन सी आएगी, परिपक्वन अवस्था, यानी कि आपके पास में मैच्योरेशन फेज आएगी। ठीक है, ये तीन फेजेस रहेगी आपके पास में इसकी। तीनों फेज पे बात करता हूं मैं आपसे, बट उससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका स्थल क्या होगा। इसका स्थल जो होता है वो है शुक्रजनन नलिका। प्रश्न के अंदर क्या होता है, शुक्रजनन नलिका। जिसको नहीं पता शुक्रजनन नलिका के बारे में, लास्ट लेक्चर देखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसका स्थल जो होता है जहां पे ये घटित होता है वो आपके पास में कौन, शुक्रजनन नलिका। और ये एक नलिका का काम करती है, वृषण मिलती है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का स्थल क्या होगा आपके पास में, स्थल होगा आपके पास में शुक्रजनन नलिका। अब मैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से। देखिएगा स्पर्मेटिड, जैसा अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको कि प्रोसेस कहां पे घटित हो रही है हमारे पास में, शुक्रजनन नलिका में। ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया गया है कि शुक्रजनन नलिका के अंदर आपके पास में जो होती है वो जननी उपकला स्थल होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, जननी उपकला स्तर। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जननी उपकला स्तर के अंदर दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है नर जनन या जर्म भी कह सकते हो इसको। ठीक है, सेल, और दूसरी आपके पास में कौन सी, सर्टोली सेल, यानी कि आपके पास सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो ये दो तरह की सेल आ रही है, नर जनन सेल और सर्टोली सेल। हमारे पास में अभी काम इससे रहेगा। ठीक है ना, इससे रहेगा आपके पास में नर जनन कोशिका से। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पे कि इसके अंदर आपके पास में कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक सेल है जिसका नाम है, मान लीजिए ट्विन सेल है। इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे आपके पास में क्या है, मेल जर्म सेल, यानी नर जननी कोशिका। ठीक है, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया है, संख्या को बढ़ाने के लिए क्या है, इसमें क्या हो, ढेर सारा माइटोसिस हो, यानी समसूत्री विभाजन, बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारा समसूत्री विभाजन होगा आपके पास में। तो यहाँ पे जैसे आपके पास में 2n सेल है,
ये यूएन सेल है, ये अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये अपनी संख्या क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, लगातार ये समसूत्री विभाजन से गुजरते जाएंगे और अपनी संख्या को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये आपके पास में जो है इनकी संख्या जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे चलता रहेगा, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी सेल्स को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और ये अवस्था आपके पास में कहलाती है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि कौन सी अवस्था, गुणन अवस्था। क्या कहेंगे इसको, गुणन अवस्था। अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, सारे नहीं, ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है, मतलब अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा लेंगे। साइटोप्लाज्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को बढ़ा लेते हैं, तो ये जैसे मान लो इसने साइज को इंक्रीज कर लिया, ठीक है, रहेगा कभी ये अभी भी द्विगुणित थी। लेकिन वे स्पर्मेटोगोनिया जो अपने साइज को बढ़ा लेते हैं, यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा उसमें इंक्रीज हो जाती है, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और ये वही कोशिका होगी जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेगी और शुक्राणु गुरुवी का निर्माण करवाएगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो कि ये आपके पास में मैंने लिया यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटो, क्या लिया मैंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सारे स्पर्मेटोगोनिया। जैसे कि यहाँ पे मान लो 100 स्पर्मेटोगोनिया बने, ऐसा नहीं कि 100 स्पर्मेटोगोनिया आपके पास साइज इंक्रीज करते जाएंगे। इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो आपके पास में अपने साइज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी साइटोप्लाज्म को बढ़ा दिए, ठीक है, और बड़ी हो जाएगी सेल लेकर के देखा जाए, ठीक है। और जो सेल आपने अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा दिए, यानी बड़ी हो रही है, उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और ये अवस्था आपके पास में जो कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था, ठीक है। अब जो ये सेल है, ये सेल के अंदर आपके पास में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। वृद्धि अवस्था यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। अब तीसरी अवस्था आपके पास कौन सी आती है, तीसरी अवस्था आपके पास आती है यहाँ पे परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था में क्या है, ये जो सेल थी वृद्धि अवस्था की, ये सेल थी, यानी इसका नाम अपने पास में क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। इसके अंदर क्या होगा आपके पास में, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो सपोज दैट पहले हुआ आपके पास में कौन सा, अर्धसूत्री प्रथम, ठीक है, प्रथम विभाजन में आपके पास में 2 सेल बन गई, बराबर साइज की सेल बनने के बेटा कोई छोटी बड़ी का बना नहीं, जबकि वो जेनेसिस के अंदर छोटी बड़ी सेल बनती है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या कहता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम क्या कहता है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी वहां पे आपके पास में आधी हो जाएगी, यानी ये क्या है n, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में n हो जाएगा। नाउ ये सेल किस नाम से जानी जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बी सेल किस नाम से जानी जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अर्थात एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 यहाँ पे आपके पास में क्या बनी है, सॉरी ये वाली क्या बनी है आपके पास में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 क्या बनी है आपके पास में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो गया था, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी आपके पास में क्या है, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब आप सोचेंगे मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती तो है, ये पता है उसको, लेकिन वो सोचता है कि इन दोनों को मिला के एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, जबकि ऐसा नहीं है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 आपके पास क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। अभी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो दिख रहा है, इसमें होगा अर्धसूत्री सेकंड और इसमें भी होगा क्या आपके पास में, अर्धसूत्री सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास में अर्धसूत्री हो रहा है सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड हो रहा है, इससे भी 2 सेल बनेगी और इससे भी 2 सेल बनेगी, और गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए वन से n पे आ गया मैं, और अर्धसूत्री सेकंड में माइटोसिस कर रही होता है, समसूत्री की तरह ही होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी आपके पास में यहाँ पे समान रहेगी, ठीक है। देखिए अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके एक अर्धसूत्री बोलते हैं, ठीक है। ये तो इसकी अवस्था है, अर्धसूत्री फर्स्ट एक हो गया, अर्धसूत्री सेकंड एक हो गया, दोनों को कंबाइन करके एक मियोसिस काउंट करते हैं। तो ये जो 4 सेल बनी है आपके पास में, इन्हीं 4 कोशिकाओं को हम लोग यहाँ पे जिस नाम से पुकारेंगे वो है आपके पास में क्या, स्पर्मेटेड, यानी 4
अगुणित, अगुणित मतलब हैप्लॉइड। क्या बन गया मेरे पास में यहाँ पे शुक्राणु पूर्वी। ठीक है, ये चार क्या बन गई? अगुणित शुक्राणु पूर्वी बन गई। तो इसको यहाँ पे एक विशेष रूप से ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये सारी अवस्था जो है आपके पास में वो कौन सी अवस्था है? परिपक्वन अवस्था। क्या है आपके पास में? परिपक्वन अवस्था। ठीक है, अब जो मेन चीज है जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पास में, तो अगर आपसे पूछा कि एक स्पर्मेटोसाइट है तो उससे कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा? तो आंसर होगा 2 आपके पास में क्या बनेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा कि जैसे कि अगर मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, अगर आपसे लिख दूं तो जैसे 2 ये चीज अपने पास में आपसे पूछा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बनेगा। ठीक है, आपसे पूछा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बनेगा, या आपसे पूछा कि स्पर्मेटिड कितना बनेगा। ठीक है, स्पर्मेटिड जो आ रहा है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और 4 क्या बनते हैं आपके पास में? स्पर्मेटिड बनते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब मैं इसका दूसरा प्रोसेस समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा प्रोसेस मतलब क्या है हमारे पास में? यहाँ पे ये रहा स्पर्मियोजेनेसिस। ये तो हमने पढ़ लिया, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्व अवस्था। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस अगर हम डिस्कस करें, अच्छा सॉरी नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। स्पर्मियोजेनेसिस को बात करने के लिए आपको फिर से शुक्रजन नलिका के बारे में देखना होगा। ये शुक्रजन नलिका है और शुक्रजन नलिका का क्या जैसा लास्ट लेक्चर में बता रहा है, ये होती है आपके पास में क्या कुछ सर्टोली सेल्स है। ठीक है, सर्टोली सेल्स आ रही है, ये मान लीजिए कुछ आपके पास में आ रही है सर्टोली सेल्स है आपके पास में, यहाँ पे सर्टोली सेल्स है। और यहाँ बीच में आपके पास में रहती है इधर की तरफ, यहाँ पे होती है नर जननी कोशिका यानी कि मेल जर्म सेल। जैसा लास्ट लेक्चर में बताया गया है आपको, भले देख लीजिएगा, या तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो मेल जर्म सेल थी, ये वाला जो मेल जर्म सेल आ रही है, इसमें अभी हुआ समसूत्री से स्पर्मेटोगोनिया बना। ठीक है, फिर उससे सेल बड़ी हुई तो उससे क्या बना आपके पास? जैसे इसमें क्या बन गया आपके पास? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? स्पर्मेटिड। क्या बना? स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड्स जो बने हैं आपके पास में, ये क्या करेंगे? सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये शेप में काला है, शुक्राणु वगैरह ऐसे ही बिल्कुल इस तरीके से आपके पास में ये क्या करेंगे? सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करेंगे। और जैसे ही सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त कर लेगी स्पर्मेटिड, वैसे ही क्या हो जाएगी? गतिशीलता आ जाएगी इसमें। और जैसे ही गतिशीलता आ जाएगी इसके अंदर आपके पास में, वैसे ही यहाँ से शुक्रजन नलिका से बाहर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी ये क्या है? शुक्रजन नलिका में है। अब स्पर्मेटिड की बात करो तो स्पर्मेटिड आपके पास में क्या है? इमोटाइल, अगतिशील। ठीक है, जैसे अपने पास क्या बना आपके पास में? स्पर्मेटिड था। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, अब स्पर्मेटिड से हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। इसको आप दूसरी भाषा में लिख सकते हो स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु। और यहाँ पे बनाने के लिए मदद कौन कर रहा है हमारे यहाँ पे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इसको क्या दे देगी? यहाँ पे स्पर्मेटिड को पोषण दे देगी, जिससे इसमें मदद हो जाएगा, स्पर्मेटिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको नहीं बोलते स्पर्मेशन, अब बताता हूं आपको। ठीक है, इसमें पोषण ले लेंगे, अब स्पर्मेटोजोआ में ये आपके पास क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां से यहां तक की प्रक्रिया जो आ रही है, जैसे स्पर्मेटिड है उससे स्पर्मेटोजोआ बन रहा है पास में, इससे पोषण ले लेकर के और क्या बन रहा है? गतिशील शुक्राणु बन रहे हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग है कि स्पर्मेटिड से आपके पास में किसी में कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर गतिशील में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी मदद से सर्टोली सेल की मदद से ये प्रक्रिया आपके पास क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। अब जैसे ही इसमें गतिशीलता आ जाएगी तो शुक्राणु क्या करेगा?
अब गतिशील हो गया, भागेगा, भागने की कोशिश करेगा, तो भागेगा तो कहाँ से बाहर निकलेगा? ये बाहर निकलेगा शुक्रजनन नलिका से। किससे बाहर निकलेगा? शुक्रजनन नलिका से, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम घटित होते हैं शुक्रजनन नलिका में। अब जैसे शुक्राणु में गतिशीलता आएगी, ये शुक्रजनन नलिका से क्या करेगा? बाहर निकलेगा, और जैसे शुक्रजनन नलिका से बाहर निकलेगा तो ये आगे कहाँ पहुंचेगा? ट्यूबुलर रेक्टेक्स होता हुआ रेक्टेक्स से वहां से स्प्रेड्स देन एपिडर्मिस यानी लिवरेशन की ओर। तो एक शब्द और आता है जिसका मतलब होता है, जिसका आपके पास में नाम है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है जब गतिशील शुक्राणु जो है वो शुक्रजनन नलिका को छोड़ करके यानी कि उससे निकल करके आगे गति करने लग जाए, यानी आगे भागने लग जाए, यानी कि वृषण जालक की तरफ मूव करने लग जाए या आगे एपिडर्मिस की तरफ जाने लग जाए, तो उस बात को कहते हैं मतलब क्या? स्पर्मिएशन। क्यों भागा है यार? ये इसलिए भागा है ना क्योंकि यहाँ से इसने पोषण ले लिया। अब पोषण ले लिया तो गतिशील हो गया, गतिशील हो गया तो फिर से भागेगा, तो सर्कुलर सेल से निकल जाएगा, निकल के शुक्रजनन नलिका की गुहा में आएगा, गुहा से आगे कहाँ भागेगा? आगे निकल जाएगा, शुक्रजनन नलिका को छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, आगे भाग जाएगा। ठीक है, ये बात होती है आपके पास में स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया? स्पर्मेटिड का स्पर्म में जुबान में कन्वर्ट होना, सर्कुलर सेल से पोषण प्राप्त करके ये प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। और जो गतिशील शुक्राणु बना है आपके पास में वो शुक्रजनन नलिका को छोड़ करके आगे भागेगा, यानी वहां से निकल करके आगे गति करने लग जाएगा, तो उस बात को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्मिएशन, राइट? तो ये अपने पास में कहानी थी किसी शुक्राणु की प्रक्रिया की। अगर थोड़ा रहा है तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा चीजों को अच्छी तरीके से, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं आपके पास में, वो है शुक्राणु संरचना का नाम चित्र बनाने के एक्रोसोम की उपयोगिता से समझिए। चित्र तो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ ही है, ठीक है? चित्र को हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु जो है उसके भाग कितने होते हैं, ठीक है? तो शुक्राणु का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं हेड वाला चित्र, सिर वाला भाग। दूसरा चित्र होता है जिसको हम कहते हैं नेक यानी रीवा वाला भाग। तीसरा चित्र होता है वो है आपके पास मिडल पीस या मिडल बॉडी यानी मध्य काया वाला चित्र। और चौथा जो होता है वो टेल होता है यानी कि पूंछ वाला भाग, ठीक है? चार भाग के बारे में लिखा हुआ है, ये रहा हेड, ठीक है? ये रहा नेक, ये रहा मिडल पीस, और ये आपके पास में आ गया टेल। ये चार भाग है शुक्राणु के। अब चार भाग में आपके पास में हेड में दो पोर्शन रहते हैं। हेड में एक भाग है जिसका नाम आपके पास में एक्रोसोम रहेगा, और दूसरा भाग रहेगा वो आपके पास में कौन रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है? और संपूर्ण शुक्राणु जो आ रहा है, ये संपूर्ण जो स्पर्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा हुआ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आपके पास में कोशिका झिल्ली वाला घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी मेंशन किया हुआ है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे शुक्राणु की चारों तरफ घिरा, ठीक है? लाइन भी लिखी है अपनी किताब में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हेड वाले पोर्शन के बारे में, और मेरा क्वेश्चन भी एक्रोसोम को लेकर ही है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, एक्रोसोम जो है आपके पास में ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास में, यहाँ पे ये रखा है, इसको लेबल भी कर रखा है। ये एक्रोसोम आपके पास में आ रहा है कैप लाइक स्ट्रक्चर। सबसे आगे ऊपर की तरफ होता है टोपीनुमा संरचना होती है जिसका नाम है एक्रोसोम, हिंदी में बोलते हैं अग्रपिंडक, ठीक है? क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक बोलते हैं। तो यहाँ पे कहानी ये अगर आगे एंटीरियरली इस तरीके से आ रहा है तो ये एक्रोसोम वाला पोर्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है? क्या आ रहा है? एक्रोसोम आ रहा है। एक्रोसोम का निर्माण गॉल्जी कायस से होता है। स्पर्म के सबसे ऊपर एंटीरियर एंड पे पड़ा कौन आपके पास में? एक्रोसोम टोपीनुमा संरचना। इसके अंदर कुछ आपके पास भरे होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटय एंजाइम, ठीक है? क्या प्रेजेंट होते हैं? जल अपघटय एंजाइम, जिसको अपन स्पर्म लाइसिन भी कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक्रोसोम की उपयोगिता पर बात करता हूँ आपसे कि एक्रोसोम की क्या उपयोगिता रहेगी आपके पास में, तो एक्रोसोम की उपयोगिता पर डिस्कस करें तो इसमें आपके पास में जो भरे रहते हैं खूब सारे आपके पास से बात करें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब जल अपघटय एंजाइम है ये, जिनको आप दूसरी भाषा के अंदर आपके पास में कह सकते हो स्पर्म लाइसिन एंजाइम। एनसीईआरटी में स्पर्म लाइसिन और हाइड्रोलाइटिक ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन स्पर्म लाइसिन के लिए आपके पास में दो आपके पास में इसमें एंजाइम रहते हैं मोटे तौर पे। एक होता है आपके पास में हाइड्रोलिलेज और दूसरा होता है कौन? जोनालाइसिन, ठीक है? तो मोटे पैमाने पे बात करें आपको सिर्फ इतना याद रखना है एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट है, और ये एंजाइम जो है आपके पास में निषेचन की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय पर
जो आपके पास में अंडक होता है यानी कि सेकेंडरी oocyte जो होता है आपके पास में, उसके बाद जो कोरोना रेडिएटा होता है उसको हटाने के लिए भी आपके पास में हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम चाहिएगा जो कि इसके पास में है। और जोना पेलुसिडा जो होती है उसको गलाने के लिए आपके पास में एंजाइम चाहिएगा, वो भी इसी स्पर्म लाइसिन के अंदर आता है। यानी दो एंजाइम इसके पास में मोटे तौर पे एक हाइल्यूरिनिडेज, एक है जोना लाइसिन एंजाइम। हाइल्यूरिनिडेज क्या करेगा आपके पास में कि कोरोना रेडिएटा के जो ऊतक वगैरह है उनको हटाने का काम या उनको नष्ट करने का काम करेगा। और जोना लाइसिन आपके पास में क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को गलाने का काम करेगा जिससे निषेचन क्रिया सुगम बन सके। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर है कि एक्रोसोम की उपयोगिता बताइए। आपकी एक्रोसोम की उपयोगिता ये रहेगी कि एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम निषेचन की क्रिया को क्या करते हैं आपके पास में सुगम बनाते हैं। ठीक है, निषेचन के समय पर ये जोना पेलुसिडा को गला देंगे और क्या करेंगे आपके पास में, जिससे क्या हो पाएगा, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो अंडाणु या सेकेंडरी oocyte जो है उसके न्यूक्लियस के साथ में आपके पास में अंदर घुसेगा। यानी शुक्राणु का न्यूक्लियस जो है वो सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी निषेचन की क्रिया को सुगम बनाने के लिए या निषेचन की क्रिया के लिए आपके पास में जरूरी है वो कौन है आपके पास में, एक्रोसोम। बिना एक्रोसोम के निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये एक्रोसोम की बात थी। इसके बाद में इसके अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियस भाग होता है, एंटाई भाग है, बड़ा सा भाग है। न्यूक्लियस भाग होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ रहता है आपके पास में, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद में छोटा भाग होता है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, उसके बाद बात क्वेश्चन पे एक्रोसोम था। तो संकरा भाग होता है आपके पास में, ये ग्रीवा वाला भाग होता है जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ताराकार प्रेजेंट होते हैं। अभी ये क्वेश्चन का भाग नहीं है। फिर मध्यकाय वाला भाग होता है, इसका मध्यकाय में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग। यानी शुक्राणु जो तैरता है, किसमें तैरता है, शुक्राणु वीर्य में। ठीक है, तो उसको गतिशीलता जो दे रहा है या शुक्राणु को जो गतिशीलता उपलब्ध करवा रहा है, शुक्राणु को जो ऊर्जा दे रहा है भागने के लिए, वो कौन दे रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है जो कि कहां प्रेजेंट है, मिडिल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और टेल इसका लंबा भाग होता है आपके पास में, सबसे एंड पार्ट आपके पास में टेल है। ठीक है, जिसकी वजह से शुक्राणु भागता है। ठीक है, और भागने के लिए ऊर्जा कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। और आने वाला पार्ट का नाम क्या है, टेल है। सो ये आपके पास में एक्रोसोम का उपयोगिता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है वो है स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर बताइए। ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग आपके पास में क्या था, अभी 2 मिनट पहले मैंने बात की थी कि जो स्पर्मेटिड होता है आपके पास में, ठीक है, ये स्पर्मेटिड है, शुक्राणु पूरी है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ मतलब किसमें कन्वर्ट हो रहा है, शुक्राणु के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और किसकी मदद से आपके पास में यहाँ पे सर्टोली सेल की मदद से। और सर्टोली सेल क्या कर रहा है, इसको पोषण प्रदान कर रहा है जिससे गतिशीलता आ रही है। फिर मैंने कहा जैसे गतिशील हो जाएगा तो ये क्या करेगा, शुक्र नलिका से बाहर निकलेगा। और इस बात को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्मिएशन। तो ये तो डिस्कस हुआ है पीछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ, ये है बढ़िया क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। इसके लिए हमारे पास में एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दिया है, बहुत अच्छा सा एक डायग्राम है जिसमें कई सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, आपका देखो किताबी भाषा में तो बहुत है, लेकिन समझने के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीमेल प्राइमेट स्तनधारी लिख लेना वही यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, स्तनधारी प्राइमेट जो है फीमेल प्राइमेट की, एक तो आपके पास में क्या रहेगा, ब्लड, दूसरा कौन सा आपके पास में, ओवरी यानी अंडाशय, और तीसरा कौन सा, यूट्रस यानी गर्भाशय में होने वाला चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन का मीनिंग हो गया आपके पास में वो लगातार चलता रहा है। ठीक है, साइक्लिक रूप से स्टार्ट हुआ, वापस घूम कर वहीं आएगा, फिर स्टार्ट हुआ, फिर घूम के वहीं आएगा। तो मादा स्तनधारी प्राइमेट्स की ब्लड में, अंडाशय में और गर्भाशय में होने वाला आपस में क्या है, चक्रीय परिवर्तन क्या है आपस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास में क्या होती है, 4 फेजेस होती है। कितनी फेजेस होती है, 4 फेजेस। देखो पहली फेज ये रही आपके पास में मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सी फेज आ रही है यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकंड फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज का नाम है ल्यूटियल फेज। और फोर्थ का नाम है आपके पास में नेक्स्ट साइकिल बिगिन आएगा, यानी ब्लीडिंग क्या कहते हैं इसको हम लोग, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बीच में फोर्थ फेज ये पड़ी, यहां पे पड़ी है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये चौथी फेज रहेगी अपने पास में। तो
एक बार मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ये चौथी फेज मेरे पास में ओव्यूलेटेड फेज। तो पहली चीज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक तो ये जो है वो कब स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछे कि स्टार्ट कब होता है तो आंसर होता है वैसे तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी यौवन अवस्था के आरंभ पर क्या होता है आपके पास में ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब पूछा कि स्त्री के जीवन में ये एंड कब होता है, तो एंड आता है आपके पास में एट मेनोपॉज। मेनोपॉज, अब तुम लोगों को मेनोपॉज क्या है, जैसे हिंदी में लिखते हैं रजो निवृत्ति है, तभी मैं बताता हूँ आपको। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी लगभग आपके पास में लगभग 11 से 13 साल की उम्र तक कह सकते हैं अपन लोग, बाकी प्लस माइनस संभव है इसके अंदर। यौवन अवस्था तक स्त्री की आएगी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। मेनोपॉज का अराउंड एनसीईआरटी एज दिया है 50 ईयर, 50 साल की उम्र में आपके पास क्या हो जाएगा, परमानेंट रुक जाएगा। तो रजो निवृत्ति का मीनिंग आपके पास में क्या होता है, रजो निवृत्ति का मीनिंग होता है आपके पास में स्थायी रूप से क्या है, स्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना, ठीक है। स्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना क्या होता है, मेनोपॉज कहलाता है, ठीक है। और सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हिंदी भाषा के अंदर अपन रजोदर्शन, और इंग्लिश भाषा के अंदर अपन क्या बोलते हैं, मेनार्क होता है, ठीक है। यानी कि स्त्री का जीवन में निश्चित अवधि क्या है, निश्चित अवधि में जैसे मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में, मेनोपॉज के बीच में अगर हम बात करें, निश्चित अवधि तो नहीं कहूँगा मैं, जनन अवधि कह सकता हूँ। जनन अवधि ये रहती है कि मेनार्क से क्या है आपस में मेनोपॉज के बीच में जो आपके पास में आ रहा है वो जनन अवधि है। मेनार्क क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट उसको मेनार्क बोलते हैं, और परमानेंट रुकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनोपॉज बोलते हैं। अंडरस्टैंड। इसके अलावा परमानेंट रुकने को अपन मेनोपॉज बोलते हैं और स्टार्ट होने को मेनार्क बोलते हैं। तो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अस्थायी रूप से रुक सकता है, ठीक है। अस्थायी रूप से क्या होता है, रुक सकता है। जैसे कब रुक सकता है, प्रेगनेंसी के समय पर, सहगर्भता के समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अस्थायी रूप से रुकता है। 9 मंथ प्रेगनेंसी के हो गए, और अप्रोक्सीमेटली 6 महीने जो दुग्ध स्रावण काल होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, तो उसमें भी आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से रुका रहता है। तो 9 मंथ हो गए प्रेगनेंसी के, प्लस 6 मंथ हो गए लैक्टेशन के, यानी एक बार प्रेगनेंसी प्लस लैक्टेशन को माने तो टोटल 15 महीने तक क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका रहता है, ठीक है। तो ये अपने पास में अदर रीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ठीक है। अदर रीजन क्या है, अन्य कारण क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अस्थायी रूप से रुकने के, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या है, अस्थायी रूप से रुकने के अदर रीजन क्या हो सकते हैं, अदर रीजन हो सकते हैं आपके पास में, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेगनेंसी, ठीक है, प्लस क्या हो सकता है आपके पास में, लैक्टेशन यानी कि दुग्ध अवधि काल, ठीक है। तो प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है जिसको अपन कह सकते हैं जेस्टेशन पीरियड है, अगर अवधि काल वो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का रहता है, और लैक्टेशन जो होता है वो आपके पास में अधिक से अधिक 6 महीने का रहता है, यानी टोटल कितने हो गए, 15 महीने। पर जरूरी नहीं है कि किसी स्त्री के जीवन में लैक्टेशन पीरियड यानी कि जो 6 महीने हैं वो पूरे हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि दुग्ध अवधि काल के 3 महीने बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, कई 8 महीने तक भी नहीं होता है, तो वो एक प्लस माइनस चलता है, उसको हार्मोनल खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रीजन है कि सबसे मेन रीजन तो यही है अस्थायी रूप से रुकने का। यदि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अस्थायी रूप से रुका है मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच में, तो ये इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। अब अपने पास में अस्थायी रूप से और भी रुक सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, ठीक है, तनाव की स्थिति में रुक सकता है, पुअर हेल्थ है यानी कि हेल्थ जो है वो सही नहीं चल रही है किसी फीमेल की, तो उसमें भी क्या होता है टेम्परेरी रुक सकता है, साइकिल का ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये चीज है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका जो ड्यूरेशन रहता है यानी कि अवधि रहती है वो लगभग 28 से क्या रहती है आपके पास में 29 दिन की क्या रहती है, अवधि रहती है। 28 से 29 दिन की अवधि रहती है, ये चीज है। अब हम बात कर सकते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अच्छा ये अपने पास में आ रहा है यहाँ पे, ये है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आठ चक्र की अवस्थाओं के बारे में। तो पहली अवस्था है आपके पास में रजोस्राव अवस्था आ रही है, ठीक है, रजोस्राव आ रहा है, रजोस्राव अवस्था या मेंस्ट्रुएशन फेज या इसको अपन लोग ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं।
ठीक है। सेकंड स्टेज होती है अपने पास में पुटकी अवस्था, पुटकी अवस्था या इसको हम बोल सकते हैं प्रचुरोद्भवन अवस्था या प्रोलिफरेटिव फेज, प्रचुरोद्भवन अवस्था या प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, अंडोत्सर्ग अवस्था यानी कि ओव्यूलेटिव फेज। और चौथी अवस्था होती है वो होती है ल्यूटियल फेज या आपके पास में होती है कौन सी, इसको अपन एक नाम और बोल सकते हैं स्त्रावी अवस्था यानी कि सेक्रेटरी फेज। ये चार अवस्थाएं, चार अवस्था के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे। वैसे हम चाहे तो ग्राफ से भी बात कर सकते हैं, इसके अंदर चार अवस्थाओं को लेकर के उसमें काफी सारी चीजें क्लियर रहती है। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मेंस्ट्रुएशन फेज है। ठीक है। देखो यहाँ क्या किया हुआ है आपके पास यूटेराइन इवेंट, यूटेराइन इवेंट का मीनिंग हो गया हमारे पास में जो गर्भाशय में परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं यूटेराइन इवेंट। ओवेरियन हार्मोन लेवल यानी कि अंडाशय के जो हार्मोन का लेवल है वो क्या रहेगा, वो इसमें दे रखा है। अंडाशय में होने वाली घटनाओं को यहाँ दे रखा है और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्तर को यहाँ पे बता रखा है आपके पास में। ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं कि एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस का इवेंट यानी गर्भाशय, तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है यानी एंडोमेट्रियम वो टूटता है। ठीक है, झड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। तो अगर इसको बीच में मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, जो फेज आ रही है पहली जिसका नाम है ब्लीडिंग फेज या आपके पास में मेंस्ट्रुएशन फेज। तो एक तो इसका ड्यूरेशन यानी जो अवधि है वो कितनी चलेगी, तो आपका आंसर देना है आपको 1 से लगभग 4 या क्या रहेगा 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मतलब 1 से ड्यूरेशन क्या है इसका आपके पास में, इसका ड्यूरेशन को दो तरीके से डिफाइन करना है। एक काम करते हैं, ये जो आपके पास है ना इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ऐसा करते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि अवधि कितनी है तो आप क्या करना है इसमें आंसर देना 3 से 5 दिन। अगर आपसे पूछता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन से ये स्टार्ट होती है और कौन से दिन पे एंड हो सकती है, तो आप आंसर दोगे फर्स्ट डे पे स्टार्ट होती है और ये आपके पास में 4 से क्या चल सकती है 5वें दिन पर क्या होगी आपके पास में ये फेज एंड करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हार्मोन का लेवल, जो भी इसमें हार्मोन लेवल आते हैं, ठीक है, वो सारे आपस में डाउन रहेंगे, चाहे वो अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन हो चाहे वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस फेज में एंडोमेट्रियम जो होता है यानी गर्भाशय का आंतरिक स्तर, उसका आपके पास में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब ये टूटेगा एंडोमेट्रियम। ठीक है। उसके अलावा जो ब्लड निकलता है, एक्चुअली जो ब्लड निकलता है, ठीक है, ब्लीडिंग जो होती है वो वजाइना के द्वारा होती है, योनि के द्वारा होती है। तो उस रजोस्राव जो हो रहा है, रजोस्राव उसका संगठन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो रजोस्राव जो होता है, रजोस्राव जो आ रहा है यानी मेनेसिस जो आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। उसमें एक तो होता है सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसका मतलब एंडोमेट्रियम के जो कोमल उत्तक होते हैं, जो जड़ें हैं, टूटे हैं, वो होंगे। उसके अलावा क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, ब्लड। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। समझ गए मेरी बात, क्या होगा, श्लेष्मा रहेगा। ठीक है, और ये सारे जो है वो कहाँ से बाहर निकलते हैं, वजाइना से। इसके साथ में एक चीज और होती है और वो है आपके पास में अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडा, जिसको आप सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये सब कहाँ से बाहर निकलते हैं, ब्लीडिंग फेज के टाइम पे वजाइना से बाहर निकलता है। ठीक है, कहाँ से बाहर निकलता है, वजाइना से बाहर निकलता है। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अनिषेचित अंडा, ये हमेशा अनिवार्य नहीं है कि ये वजाइना के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर बाहर निकले। कई बार क्या होता है, ये पेरिटोनियम कैविटी में डिजेनरेट हो जाता है, पेरिटोनियम कैविटी में ही नष्ट हो जाता है ये आपके पास में। जैसे कि अगर यहाँ पे ये आपके पास अंडाशय है और ये एम्प्यूला है। एम्प्यूला अगर किसी को नहीं पता हो लास्ट लेक्चर में देखिएगा, एम्प्यूला है। एम्प्यूला पे सेकेंडरी oocyte पड़ा है यानी द्वितीयक अंड पड़ा है और इंतजार कर रहा है कि इसका शुक्राणु का, शुक्राणु आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, निषेचन की घटना घटित होगी।
लेकिन शुक्राणु तो आए ही नहीं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की वापस कौन सी अवस्था आ गई? ब्लीडिंग फेज आ गई। तो अपन ऐसे सोचते हैं कि ये आगे क्या करते हैं, वजाइना के द्वारा बाहर निकल जाएगा, जबकि हर केस संभव नहीं, हमेशा संभव नहीं, निकल सकता है, ये चीज है। कई बार ये अपने यहाँ पे पेरिटोनियम कैविटी होती है, यहाँ पे इसके यहाँ पे ये भी नष्ट हो जाता है। और अगर आप दावा ठोक के कह रहे हैं कि नहीं ये तो हर बार हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलेगा, तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर 30 साल की महिला जो है वो ट्यूबैक्टोमी या नली का उच्छेदन नसबंदी का अगर ऑपरेशन करवा ले, तो क्या उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा परमानेंटली, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये चीजें आपके पास में किसमें होती है? ब्लीडिंग फेज के अंदर होती है। तो ब्लीडिंग फेज में क्या था आपके पास में? एंडोमेट्रियम को यहाँ पे टूट रहा है, तो एंडोमेट्रियम पूरा ब्रेकडाउन हुआ है, पतला हो गया। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन देखा जाए तो वो एकदम डाउन पड़ा है आपके पास में। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन देखा जाए तो वो आपके पास में डाउन पड़ा है यहाँ पे। डेवलपिंग फॉलिकल यानी जो पुटक ये उनका कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, ये स्टार्टिंग के अंदर पूरा ही ऐसे पड़ा है। और एफएसएच और एलएच का लेवल भी आपके पास में क्या पड़ा है? समझ गए मेरी बात? तो इसके हार्मोन वगैरह का लेवल सबका क्या है? अब मैं सेकंड फेज की बात करता हूं। इसके अंदर वो है मेरे पास में प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि आपके पास में प्रचुर ध्रुवण अवस्था या पुटक की अवस्था। अगर हम आपसे पूछे कि इसकी अवधि कितनी होगी, तो आप आंसर देने का है कि 8 से आपके पास में कितना होगा? 10 दिन होगा। अगर आपसे पूछे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज बताओ कि कौन से डेज पे स्टार्ट होता है, तो आप दे सकते हो आंसर 5 से 6 दिन पर स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलता है? लगभग 13वें दिन तक चलता है आपके पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब आपसे पूछा कि प्रोलिफरेटिव फेज जो आ रही है पुटक की अवस्था, इसके अंदर क्या चीज होगी? तो इसके अंदर आपके पास में होता है कि पुटक का आपके पास में क्या होता है कि निर्माण, ठीक है, और विभेदन। पुटक का निर्माण और विभेदन। तो जब पुटक का निर्माण कैसे? कि ये वही अवस्था है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राथमिक पुटक होता है, उससे आपके पास में द्वितीयक पुटक, द्वितीयक से आपके पास में तृतीयक पुटक, और तृतीयक से आपके पास में क्या बन जाता है? ग्राफ्टिन पुटक, यानी कि परिपक्व पुटक बन करके तैयार हो जाता है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, क्या बन जाता है? परिपक्व पुटक बन जाता है। ठीक है। तो जब ये पुटक का निर्माण हो रहा होता है आपके पास में, तो ये जो तृतीयक पुटक आपको दिख रहा है, तृतीयक पुटक, इसका निर्माण जब होता है एनसीईआरटी पढ़िएगा अच्छे तरीके से, तो इसमें क्या होता है? इस पुटक के बाहर की तरफ आपके पास में जो होता है वो थीका लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको जैसे नाम बता रहा हूं। ठीक है, थीका लेयर होती है। अब थीका लेयर दो होती है। थीका आपके पास में होती है इंटरना होती है और थीका एक्सटर्ना होती है। ये याद एनसीईआरटी के तरीके पुटक के अंदर कि थीका दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरना बन जाती है आपके पास में। ठीक है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर आपके पास में। तो थीका इंटरना होती है और थीका क्या होती है? एक्सटर्ना होती है। जो थीका इंटरना है आपके पास में, इससे आपके पास में हार्मोन का रिलीज होता है, स्राव होता है, उसका नाम है क्या? एस्ट्रोजन। क्या होता है आपके पास में? एस्ट्रोजन। अच्छा, ये सारी घटनाएं जो पुटक के निर्माण हो रहा है, सारी घटनाएं कहां घटित हो रही है आपके पास में? ओवरी, अंडाशय में घटित हो रही है। प्राथमिक पुटक पहले बना पड़ेगा, द्वितीयक पुटक उससे बनेगा, तृतीयक बनेगा, और क्या बनेगा? परिपक्व पुटक बनेगा। जब तृतीयक पुटक बनता है तो उसमें थीका लेयर बनती है उसके बाहर की तरफ। ठीक है, क्या बनती है आपके पास में? थीका लेयर बनती है। ठीक है, थीका लेयर बनती है, उसमें दो होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना से क्या बनता है उसमें? क्या निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की वापस मरम्मत कर देगा, ये एंडोमेट्रियम वापस मोटा तगड़ा कर देगा। ठीक है, ताकि जो एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग फेज के टाइम पे टूटा था वो वापस क्या हो जाएगा आपके पास में? इसमें मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वापस रिपेयर करने का काम इसका हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोलिफरेटिव फेज जैसे स्टार्ट हुई वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। ठीक है, कौन होता है? धीरे धीरे करके बढ़ता है। और साथ ही साथ में पीयूष ग्रंथि से भी आप पीयूष ग्रंथि वाला जो हार्मोन है एफएसएच और एलएच, उनका भी लेवल ये फेज जब एंड होने लगती है तब तक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी इस फेज के अंत तक आपके पास में एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा, इस फेज के अंत तक आपके पास में एफएसएच का लेवल भी बढ़ जाएगा, इस फेज के अंत तक आपके पास में एलएच का लेवल भी बढ़ जाएगा। पुटक निर्माण के लिए सबसे मेन जो हार्मोन है वो कौन है आपके पास में? एफएसएच हार्मोन, यानी कि पुटक के प्रेरक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से आता है ये? अगर पीयूष ग्रंथि से आता है। ठीक है, किसके प्रभाव में निकालते हैं इसको? जब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? जीएनआरएच को रिलीज करेगा, तब आपके पास में क्या होगा? अगर पीयूष ग्रंथि एफएसएच और एलएच को निकालेगी, तो आपके एफएसएच के प्रभाव में क्या होता है? आपके पास में पुटक का निर्माण होता है। तो ये चीज रहती है आपके पास में किसमें? पुटक की अवस्था में। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम की तरफ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे।
देखो ये यहाँ तक तो अपने पास में तो थी 5वें दिन तक, यहाँ तक तो है मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर यहाँ से जो स्टार्ट हुई 5 से लेकर के यहाँ तक देखो 13वें दिन 13.5 दिन तक, यहाँ तक 13वां दिन खत्म हो रहा है, यहाँ तक चल रही है वो कौन सी है आपके पास में फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर को हिंदी में कहते हैं फुटक के, प्रोलिफरेटिव कहते हैं प्रसूत भवन अवस्था। ठीक है, इसमें देखो ज्यादा क्या होगा, एंडोमेट्रियम मोटा होता जा रहा है, होता है एंडोमेट्रियम आपसे मोटा। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो यहाँ पे डाउन ही रहता है, प्रोजेस्टेरोन का यहाँ कोई काम नहीं है, बाद में आएगा। एस्ट्रोजन जो है आपके पास में वो आपस में बढ़ने लगा और ये फेज एंड होने से पहले आपके पास में एस्ट्रोजन बढ़ा। ठीक है, फेज एंड होने से पहले एस्ट्रोजन बढ़ा है। ये जो है वो पुटक के लिए है। ठीक है, ये जो डायग्राम बना के दिखाया है मैच्योर फॉलिकल यानी परिपक्व पुटक, ये ग्राफ है फॉलिकल का डायग्राम है, यानी कि आपके पास में इसका डायग्राम परिपक्व पुटक का चित्र है। ठीक है, तो परिपक्व पुटक का चित्र होता है, यहाँ पे एंट्रम बन जाता है आपके पास में, सब चीजें होती है। ठीक है, ये यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था रात में पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक और ग्राफीन पुटक बन जाएंगे। इसके अंदर तो पुटक का निर्माण यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पे इंगित किया हुआ है। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्टार्टिंग में हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ता है, लेकिन ये लास्ट में जाते जाते देखो ये एलएच भी आपके पास में बढ़ जाने लगा है और एफएसएच भी आपके पास में क्या कर रहा है, बढ़ जाने लगा है। ज्यादा पीक आपके पास में किसकी बनेगी, एलएच की बनेगी, और एलएच की पीक सबसे ज्यादा जो होती है वो अंडोत्सर्ग अवस्था पे होती है, क्योंकि तीसरी अवस्था अपने पास में कौन सी आ रही है, अंडोत्सर्ग अवस्था आ रही है। कौन सी अवस्था आ रही है आपके पास में, अंडोत्सर्ग अवस्था। अंडोत्सर्ग अवस्था 1 दिन की होती है, कितने दिन की होती है, सिर्फ 1 दिन की होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे घटित होती है। ठीक है, और अंडोत्सर्ग का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, जो ग्राफीन पुटक है ये बना हुआ था, ये ग्राफीन पुटक फूट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राफीन पुटक फूट जाएगा और उससे क्या चीज निकलेगी बाहर, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte को फिम्बरी कलेक्ट कर लेगा, लास्ट लेक्चर में देख लेना फिम्बरी क्या होता है, पता है तो अच्छी बात है। फिम्बरी कलेक्ट कर लेगा और एम्प्यूला पे ले जा करके एम्प्यूला पे ये सेकेंडरी oocyte पहुंच जाएगा और इंतजार करेगा किसका, शुक्राणु का। ठीक है, निषेचन के लिए। तो अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं आपके पास में, अंडोत्सर्ग कहते हैं अपने पास में सेकेंडरी ग्राफीन फॉलिकल का, यानी कि ग्राफीन पुटक का ब्लास्ट होकर के द्वितीयक अंडक का क्या होना आपके पास में, सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। और ये क्रिया जिस हार्मोन के प्रभाव में होती है उसका नाम क्या है आपके पास में, एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एलएच इज रिस्पांसिबल फॉर द ओव्यूलेशन। ठीक है, रप्चर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओव्यूलेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और एलएच यहाँ पे क्या होता है, पीक पे होता है, पीक मतलब एकदम शीर्ष पे होता है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि एलएच क्या है आपके पास में, सर्ज। एलएच सर्ज मतलब व्हेन एलएच इज ऑन इट्स मैक्सिमम लेवल, दैट इज कॉल्ड एलएच सर्ज। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज के बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता है नहीं, या अगर लिखना है तो भी देख सकते हैं अपन लोग। जैसे अपन ने कहा कि ओव्यूलेटरी फेज है, ठीक है, यानी कि अंडोत्सर्ग अवस्था है। तो अंडोत्सर्ग अवस्था में आपके पास में अगर अवधि की बात करें अपन लोग, ड्यूरेशन की बात करें, तो ड्यूरेशन कितना होगा आपके पास में, 1 डे, 1 दिन। ठीक है, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे की बात करूं तो डे नंबर कौन सा काउंट होगा, 14 नंबर डे काउंट होगा आपके पास में। होता क्या है इसके अंदर आपके पास में, ग्राफीन फॉलिकल जो है, ठीक है, वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, एलएच की प्रेजेंस में होगा, और रिलीज होगा यानी मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा, सेकेंडरी oocyte। क्या मुक्त होगा, सेकेंडरी oocyte। तो हार्मोन मेन कौन हो गया आपके पास में, एलएच हार्मोन हो गया। ठीक है, बाकी तीनों पीक पे ही है बराबर, ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एफएसएच भी बढ़ा हुआ मिलेगा, एलएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा इस अवस्था में, बट एलएच इसमें सबसे मेन है। एलएच अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है, छोटा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब जो लास्ट अवस्था होगी आपके पास में, वो अपने पास में है कौन सी, ल्यूटियल अवस्था। ठीक है, ल्यूटियल फेज यानी कि आपके पास में होगी ये क्या नाम है, पिंडक अवस्था, कार्पस ल्यूटियम अवस्था। इसमें क्या होता है आपके पास में, रिमेनिंग ग्राफीन फॉलिकल जो होते हैं, यानी कि शेष रहे ग्राफीन पुटक। जैसे मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये तो अंडोत्सर्ग हो गया तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन ये जो पीछे बच गए, ये जो पीछे बचे हुए आपके पास में दिख रहे हैं, शेष बचे हुए ग्राफीन पुटक, ये क्या करेंगे आपके पास में, एक अस्थायी पीले कलर की अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करेंगे, जिसका नाम है पिंडक या कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, शेष बचे ग्राफीन पुटक जो है आपके पास में, वो क्या करेंगे, एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करेंगे, जिसका नाम क्या है,
क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो जैसा अभी अपन बात कर ही रहे थे इसके अंदर, तो कॉर्पस ल्यूटियम को ले लेते हैं यहाँ पे अपन लोग। ये आ गया अपने पास में क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास में शेष ग्राफियन फॉलिकल से बन रहा है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम के का निर्माण स्थल क्या है, यानी कि इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर होगा इसके अंदर क्या? अंडाशय। कहाँ हो रहा है? अंडाशय। अच्छा, इसको निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन पूछ ले आप तो, निर्माण को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है आपके पास में वो कौन है? तो आंसर देने का है LH हार्मोन। अच्छा, अब ये पूछे कि इसका रंग कैसा है, तो आंसर देना येलो कलर है। अच्छा, पूछे ये परमानेंट है या अस्थायी है, तो आंसर देना है अस्थायी है। अच्छा, पूछे ये खुद पूछे कि यार ये क्या करता है, तो ये खुद स्त्रावण करता है हार्मोन का। इसका नाम है आपके पास में क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या काम में आता है? देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया था? एंडोमेट्रियम के स्तर को मोटा किया था, और ये क्या करता है? उस एंडोमेट्रियम के स्तर को बना के रखता है, यानी मेंटेन करवाने की कोशिश करता है। मतलब इसका लेवल जब तक पड़ा है मेरे पास में, ठीक है, तब तक एंडोमेट्रियम मोटा रहेगा, यानी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवाने का काम करता है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवाना क्यों जरूरी है? ताकि अंतरोपण की क्रिया आराम से हो सके, यानी कि इम्प्लांटेशन की क्रिया। तो इसका पूरा फंक्शन ऐसे निकलता है कि इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए ये क्या करता है? आपके पास में एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवा के रखता है, यानी बनाए रखता है, जिससे क्या हो? अंतरोपण की क्रिया आराम से हो सके। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रहेगा यहाँ पे। अच्छा, जो मेरी फेज चल रही है यहाँ पे आपके पास में जो थी अपने पास में, ये क्या नाम है? ल्यूटियल अवस्था। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम कहा गया है यार। अच्छा, ये तो अगर मैं बात करता हूँ ल्यूटियल फेज पे, तो एक तो ड्यूरेशन की बात करूँ मैं आपसे, तो ये चलती है आपके पास में लगभग 15वें दिन से स्टार्ट होकर के 28वें या 29वें दिन तक चलती है। सबसे लंबी अवस्था है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये क्या है? सबसे लंबी अवस्था रहती है इसकी। जो अगर अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे बता दिया, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज है यार एक्चुअली। ठीक है, इसको तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज में रखना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज 15वें दिन से स्टार्ट होती है और 28वें दिन चलती है। टोटल ड्यूरेशन इसका लगभग 14 से 15 दिन रहता है। ठीक है, 14 दिन ज्यादा कन्वीनियंट है, 14 दिन सही आंसर रहता है एकदम। ठीक है, तो ये आपके पास में रहता है। इस फेज में आपके पास में जिस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा वो है सबसे मेन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। और ये जो अवस्था होती है ना आपके पास में 15 से 28 14 से 15 दिन की, इसमें ल्यूटियल अवस्था जो है, ल्यूटियल फेज जो है, उसके 90 दिन पर, यानी 9वें दिन, ल्यूटियल अवस्था के 90 दिन, ध्यान रखना। ऐसा नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का 90 दिन नहीं, ल्यूटियल अवस्था के 90 दिन पर आपके पास में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? पीक पे होता है, जबरदस्त होता है। एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन इंतजार करता है कि मेरे को ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मिल जाए। अगर उसको HCG मिल जाता है तो वो समझ जाता है कि निषेचन हुआ है और कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होने देता है। ठीक है, बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर HCG नहीं मिलता इसको 9th डे तक, यानी ल्यूटियल अवस्था के 9th डे तक HCG नहीं मिलता है इसको, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है। तो मैं हार्मोन का लेवल थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट में बताता हूँ यहाँ पे, जिससे अपने को लग जाएगा। एक तो फेज कहाँ से स्टार्ट हुई? ये फेज यहाँ से चाहिए, बीच वाली लाइन है, इसके बाद वाली पूरी फेज जो दिख रही है, ये पूरी फेज आपके पास जो आ रही है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी फेज, ये जो आपके पास में आ रही है यहाँ तक, ये आपके पास में ल्यूटियल अवस्था है। ये लिखा हुआ ल्यूटियल एस्ट्राली अवस्था। एंडोमेट्रियम देखो ना क्या जबरदस्त हुआ है। ऑब्वियस सी बात है एंडोमेट्रियम मोटा होगा यार, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करवा रहा है यार। ठीक है, अब देखो ना प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो, ये देखो पीक आया हुआ, पीक आया हुआ, पीक आया हुआ। अगर आप इस पीक को देखोगे नीचे जाकर के यार कौन सी दिन पे लगभग आ रहा है आपके पास में, तो लगभग 22 से 23 दिन का आ रहा है आपके पास में सब पीक। तो काउंट करके देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23वां दिन, 23वां दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का 23वां दिन, ल्यूटियल अवस्था का 9वां दिन है। वहां पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जबरदस्त है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसके अंदर 2 हार्मोन का लेवल पीक पे चलता है। पीक पे मतलब 2 हार्मोन का लेवल मैक्सिमम मतलब ज्यादा होता है। जैसे देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो यहाँ पे एक बार ज्यादा हो गया, फिर प्रोजेस्टेरोन तो क्या हो जाएगा, आपस में डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा तुम लोग देखोगे ग्राफ के अंदर,
तो ये किसकी लाइन थी, एस्ट्रोजन, ये पहले डाउन पड़ा है, अब ये एस्ट्रोजन थोड़ा सा क्या हो गया आपस में अप हो गया, अब वापस फिर एस्ट्रोजन भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन भी वापस एक बार क्या होता है यहाँ पे पीक पे आता है, इससे पहले कहाँ आया था, यहाँ पे आया था ये, ठीक है। कौन सी अवस्था के अंदर, पुटक की अवस्था के अंदर, और एक बार कहाँ है आपके पास में यहाँ पे ल्यूटियल अवस्था। तो ल्यूटियल अवस्था एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसके अंदर दो आपके पास में हार्मोन जो है वो आपके पास में इंक्रीज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पीक की जगह पे कहना सही है, एस्ट्रोजन आपके पास में बढ़ता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन तो ये एक ही अवस्था है जिसमें प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है, और रिमेनिंग ग्राफ्टिन फॉलिकल ने क्या करके देखो कार्पस ल्यूटियम बना दिया। अब कार्पस ल्यूटियम को देख लो आप, यहाँ पे जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपके पास में पीक पे है तब तक कार्पस ल्यूटियम बैठा है, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरने लगा तो कार्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो गया और ये यहाँ पे आपके पास में नष्ट हो गया पूरा, और जो नष्ट हुई संरचना है कार्पस ल्यूटियम की वो कार्पस एल्बिकेंस बनाती है। क्या बनाती है, कार्पस एल्बिकेंस होती है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले हार्मोन जो है, जो आप पिट्यूटरी हार्मोन है एफएसएच वो डाउन पड़े एकदम, राइट। सो ये मेरे पास में था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मैंने इसको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, आपको बोर्ड में इतना डिटेल में लिख के आना है, नॉर्मल दो चार लाइनें हर पेज की लिख के आना, और ग्राफ बना सको तो ठीक है, नहीं तो ग्राफ नहीं बना सको इसमें हार्मोन निकालना है, कौन से हार्मोन का लेवल कब ज्यादा होता है कब कम होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर बात करते हैं। ये वाला बीच में काफी सारी चीजें आ गई, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास अच्छा यहाँ न्यूट्रल फेज दिखा था मैंने, अभी नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ओह इतना बढ़ गया, यदि कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित हो गया है यार, अब यार ये अभी तो पढ़ गया है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पास में गर्भाशय में भ्रूण के अंतरोपण के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो गर्भाशय के आंतरिक स्तर को बनाए रखता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर एक शब्द में बात करूं तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, तो हमारे पास में सबसे बढ़िया आंसर रहता है इम्प्लांटेशन पे क्या होगा आपके पास में असर पड़ेगा, अंतरोपण पे आपके पास में क्या होगा असर पड़ेगा सबसे ज्यादा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग इसके अंदर, ओके। अंडजनन की क्रिया में ग्राफिन पुटक का नामक चित्र बनाइए। ग्राफिन पुटक का चित्र का मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं यहाँ पे कि कैसे क्या रहेगा, उसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई तसल्ली की बात, एकदम आराम से। ग्राफिन पुटक में आपके पास में क्या होता है, सबसे सेंटर में हमारे पास में क्या रहता है, ये द्वितीयक अंडक रहता है, क्या रहता है, द्वितीयक अंडक, यानी कि आपके पास में सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और इसके बाहर हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट सा आवरण रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, क्या बोलेंगे आपके पास में, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। उसके बाद आपके पास में यहाँ पे ये आपके पास में पहले जो ये इधर आवरण रहता है बना हुआ, ये पड़ा है आपके पास में मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का आवरण। इसके बाद इन्हीं का ही स्तर है जो मोटा हुआ रहता है आपके पास में, वो थीका के क्या रहेंगे आपके पास में स्तर रहते हैं आपके पास में, ये थीका के स्तर है आपके पास में, ठीक है। इसके स्तर आपके पास में थीका, ये आपके पास में थीका के दो स्तर रहते हैं, एक्चुअली बाहर वाला फाइब्रस रहता है तो वही मैं फाइब्रस बना देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा लग जाएगा। ये बाहर वाला एरिथीने का एक्सटर्ना जो होता है वो फाइब्रस होता है आपके पास में कुछ इस तरीके से। यहाँ बीच में कैविटी होती है जिसका नाम आपके पास में एंट्रम है, लेबल मैं करता हूँ, नामकरण में रखता हूँ इसमें, तो ये मेरे पास में आ रहा है, ये है क्या, सेकेंडरी oocyte। इसके बाद में कौन आ रहा है मेरे पास में, ये जोना पेल्यूसिडा, जो इसके बाहर आवरण बनेगा ट्रांसपेरेंट वाला, ये आपके पास में गुहार, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, एंट्रम, ठीक है। ये बाहर आ रहा है, ये क्या हमारे पास में थीका एक्सटर्ना फाइब्रस होता है, ये कौन है, थीका इंटरना, ये किसका रहता है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ये कुछ ऐसा परिपक्व पुटक या ग्राफिन फॉलिकल नजर आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा के कार्य लिखिए। यार ये फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम लोग खुद आराम से कर सकते हो। अपरा एक विकसित हो रहे जो भ्रूण है वो और मदर यानी माता के बीच में एक उत्तकीय संबंध होता है, ठीक है। अपरा ही वो उत्तक है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसको पोषक पदार्थ या ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। और अपरा ही वो उत्तक है जिससे क्या होता है कि भ्रूण का कोई अपशिष्ट पदार्थ या क्या होता है CO2 है या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है जो आपके पास में भ्रूण के द्वारा कहाँ पे आता है, आपके पास में मदर को मिलता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अपरा यानी कि प्लेसेंटा जो आ रहा है आपके पास में वो माता
ठीक है, और कौन आ गया यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे फीटस यानी कि गर्भ, ठीक है। इनके मध्य क्या है आपके पास में, एक उत्तकीय क्या है आपके पास में संबंध है। क्या है ये, उत्तकीय संबंध होता है। तो कोई भी चीज मदर से गर्भ को देनी है तो भी अपरा के माध्यम से आएगी, और गर्भ से माता को देनी है तो भी अपरा के माध्यम से जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास में कई सारी कंट्रोवर्सीज होती है, कई सारी चीजें होती है, पर अपन को बिल्कुल सिंपल रखना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अपना कार्य लिखिए। पोषक पदार्थ ऑक्सीजन को गर्भ को ट्रांसफर करता है, या CO2 या अपशिष्ट पदार्थ को गर्भ से वापस माता की तरफ भेजने का भी काम कौन कर रहा है आपके पास में, अपरा ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में, प्रसव किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, और क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो प्रसव का मतलब आपके पास में होता है पूर्ण विकसित जो गर्भ है, ठीक है, फुल्ली डेवलप जो आपके पास में फीटस है, उसका जन्म नाल के द्वारा क्या होना आपके पास में, बाहर आना। पूर्ण विकसित बोला है मैंने आपको, यहाँ पे क्या बोला है मैंने, पूर्ण विकसित लिखा है मैंने आपके पास में, पूर्ण विकसित जो गर्भ है, ठीक है, जिसने जेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भ अवधि काल पूर्ण कर लिया, यानी कि 9 मंथ का आपके पास में जो टाइम पीरियड पूर्ण कर लिया है, उसका आपके पास में क्या होना है, जन्मनाल द्वारा। किसके द्वारा, जन्मनाल द्वारा, बर्थ कैनाल, जो कि कौन कौन बनाता है आपके पास में, एक तो इसमें इन्वॉल्व होती है ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल, प्लस कौन, योनी यानी वजाइना। इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा मैंने सर्वाइकल कैनाल कैसे बनती है। तो पूर्ण विकसित गर्भ का गर्भ अवधि पूर्ण करके जन्मनाल द्वारा क्या होना, बाहर आना, आपके पास में क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। प्रसव की क्रिया न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, जटिल न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगी, तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया, जिसमें सबसे अहम जो आपके पास में रहता है जो हार्मोन, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रसव को प्रेरित करवाता है। प्रेरित तो क्या कहूँगा, अपने आप ही होता है प्रसव, मतलब प्रेरित तो मतलब तब अपन कहेंगे जब बाहर से कोई इंजेक्शन लगाया अपन ने तब, ठीक है। प्रसव के लिए जो मेन हार्मोन है वो कौन है आपके पास में, ऑक्सीटोसिन रहेगा। क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो क्लोस्ट्रम है बेटा, किसे कहेंगे क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम कहेंगे जो माता के द्वारा जो आरंभिक दिनों में जो स्तन ग्रंथियों से दूध निकलता है, जिसका जो प्रसव यानी कि जो बच्चा हुआ है, अभी नवजात शिशु है, वो उसका उपभोग करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आरंभिक दिनों में स्तन ग्रंथियों द्वारा निकलने वाला जो दूध है वो आपके पास में कहलाता है प्रथम स्तनीय खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। जो थोड़ा सा थिक भी होता है, हल्का येलोइश भी होता है आपके पास में, और जो बच्चा जो होता है, नवजात शिशु है, उसके लिए आपके पास में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में इसमें IgA एंटीबॉडी रहता है। उपयोगिता में सबसे मेन यही है कि IgA एंटीबॉडी रहता है आपके पास में, जो क्या करता है, बच्चे को का इम्यून सिस्टम मजबूत करवाने में मदद करता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रसव के बाद लगभग 6 महीने तक माता को दुग्धपान करवाना चाहिए अपने प्रसव को, यानी कि बच्चे को, जिससे उसका प्रतिरक्षा तंत्र है वो अच्छा बने, राइट। तो कोलोस्ट्रम क्या हो गया, प्रथम स्तनीय खीस आपके पास में क्या हो गया, आरंभिक दिनों में स्तन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होने वाला जो दुग्ध है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे अपन लोग, कोलोस्ट्रम या प्रथम स्तनीय खीस, प्रसव के बाद यार, ठीक है, ये चीज है, राइट। तो ये अपने पास में कहानी है। इस सेक्शन में मैंने आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया। मैंने थोड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया ताकि उसमें छोटी चीजें सारी कवर हो जाए आपके पास में, ताकि आप लोगों का भी इसमें मनोबल बना रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो इसका नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, वो अपने पास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य के बारे में आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा। छोटा चैप्टर है, उसका अपन लोग एक लेक्चर के अंदर अपने पास में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जितना हो सके उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आपके पास में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।